गुलाबपुर नाम के गांव में अमीरों का कॉलोनी और गरीबों का कॉलोनी आजू बाजू में रहते थे। अमीर कॉलोनी के बच्चों को गरीब कॉलोनी के बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी। जब भी देखो कोई ना कोई वजह के साथ झगड़ते ही रहते थे। अमीर कॉलोनी का एक लड़का राहुल गरीबों को नीचे नजर से देखता था। एक दिन राहुल ने उनके अमीर दोस्तों के साथ ऐसा बोला, अरे मेरे अमीर दोस्तों, हम उन गरीब बच्चों को किसी भी तरह एक अच्छी सबक सिखानी है। मेरे पास एक प्लान है। हम सभी एक एक फैंसी ड्रेस पहन के उनके कॉलोनी में जाएंगे और वो सब हमको देखकर जल जाएंगे। बहुत मजा आएगा यार, क्या बोलते हो? अरे राहुल, उनके पास फैंसी ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे ना? ऐसा करना पाप है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मालूम है तुम एक नालायक हो। अच्छा, बाकी के रिच किड्स बोलिए, कौन आएंगे मेरे साथ? मैं आऊंगा, मजा आएगा, चलो चलो। ऐसा बोलकर सारे अमीर बच्चे तरह तरह के फैंसी ड्रेस पहने। राहुल ने सुपरमैन ड्रेस पहना और उनके दोस्त आयरन मैन ड्रेस, हल्क, स्पाइडरमैन ड्रेस पहनकर गरीबों की कॉलोनी में गए और वहां के लड़का रमेश के साथ ऐसा बोला, ओ गरीब रमेश, कैसा है तू? आज कुछ खाया कि नहीं? अच्छा, एक बात सुनो, इस रविवार को हम एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे जैसा फैंसी ड्रेस पहनकर आ जाना। जो भी जीतेगा उसको इनाम भी मिलेगा। तभी रमेश ने बोला, अरे यार राहुल, तुम तो जानते हो कि हम ये सब नहीं खरीद सकते। क्यों हमारे मजाक उड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, हम उस दिन मिलकर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऐसा बोलकर राहुल चला गया। लेकिन जब यह बात रमेश ने उनके गरीब कॉलोनी के दोस्तों के साथ बोला, तभी सभी दोस्त मना किया। अरे रमेश, वो राहुल और अमीर कॉलोनी के बच्चों को किसी भी तरह सबक सिखाना है। मेरे पास एक प्लान है। ऐसा सोचकर सारे गरीब बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए फटा हुआ सादा कपड़े ही पहन के आए और उनको देखकर अमीर बच्चे और राहुल भी हंसने लगे। देखो देखो कैसे आए गरीब भिखारी। इनकी औकात ही क्या है हमसे प्रतियोगिता में भाग लेने की। ऐसा हंस रहे थे, तभी रमेश और उनके दोस्त मिलकर एक इशारा करते हैं। तभी 3-4 कुत्ते आकर राहुल और अमीर दोस्तों पर भौंकने लगे। उनका पीछा करके सबको काट डालते हैं, सबके कपड़े भी काट डालते हैं। ऐसा उन अमीर बच्चों का आयरन मैन ड्रेस, स्पाइडरमैन ड्रेस और सुपरमैन ड्रेस फट जाते हैं। तभी राहुल ने बोला, यार रमेश, हमें बचाओ, हमें सबक मिल चुकी है। इसके बाद ऐसा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसा बोलते ही रमेश फिर से कुत्तों को इशारा किया। तुरंत कुत्ते रुक जाते हैं। इस तरह उन घमंडी अमीर बच्चों को मिला सीख। विशाल जेसीबी ट्रेन स्टंट। एक गांव में प्रमोद करके एक आदमी एक जाइंट जेसीबी चलाता था। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक था राघव सेठ। प्रमोद बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह हर किसी को मदद करता था। एक दिन वह विशाल जेसीबी को लेकर कहीं जा रहा था कि इतने में एक गाय को बड़े गड्ढे में गिरा हुआ देखा। भाई आप रुकिए, मैं उस गाय को मेरे जेसीबी की सहायता से निकाल दूंगा। उसी तरह सबको मदद करता था, लेकिन उन लोगों से पैसे नहीं लेता था। सब काम मुफ्त में करता था। एक बार ऐसा करते हुए उनके मालिक ने देखा और ऐसा बोला, क्यों रे प्रमोद, मुफ्त में काम करने के लिए ये जेसीबी तुम्हारी बाप की है क्या? इसका डीजल का खर्चा कौन देगा रे? तुम्हें काम पर रखा ताकि तुम मेरे कंपनी के काम करो, मुफ्त में लोगों की मदद करने के लिए नहीं। ऐसा अगली बार देखा तो काम से निकाल दूंगा। एक बार प्रमोद जेसीबी को लेकर काम पे जा रहा था। इतने में उसको एक स्कूल
आग में जलते हुए नजर आई। बाहर का कॉम्पाउंड वॉल और गेट भी आग में जल रहे थे। स्कूल में फंसे हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स मदद के लिए पुकार रहे थे। बचाइए बचाइए, शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी, हमें कोई बचाइए। तुरंत प्रमोद जेसीबी के आगे वाले हिस्से को एक ब्रिज की तरह गेट के ऊपर से लगाया। टीचर जी, आप और बच्चे डरिए मत, सब इस पे चढ़कर इस तरफ आ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स और टीचर सुरक्षित इस तरफ आ गए। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इतने में राघव सेठ वहां पर एक कार में आया और दौड़ता हुआ आकर अपने बेटे को गले लगाया। तभी प्रमोद ने बोला, सेठ जी मुझे माफ करो, मैं इन टीचर्स और स्टूडेंट्स को आग से बचा रहा था। अरे नहीं प्रमोद, माफी मत मांगो, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया भाई। ठीक समय पे तुम नहीं आया तो ये बच्चे आग में जल जाते थे। अब से ये विशाल जेसीबी तुम्हारा है, इससे तुम्हें जो करना चाहते हो वह कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर प्रमोद बहुत खुश हुआ। एक बार उस गांव में भयानक तूफान आया। घर, पेड़, बिजली के पोल्स सब गिरने लगे। रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे पेड़ भी गिर गए थे। गांव वाले आकर प्रमोद को ये बात बताया। तुरंत प्रमोद जैंट जेसीबी के साथ उस ट्रैक के यहाँ आया। प्रमोद जी, ट्रेन जल्दी से इस तरफ आ रही है। इस बारिश की वजह से मैसेज देने के लिए सिग्नल सिस्टम भी खराब हो चुकी है। किसी भी तरह उस ट्रेन को बचाना है, जल्दी कीजिए। तुरंत प्रमोद एक एक पेड़ को हटा देता है। सिर्फ एक ही पेड़ बची थी। इतने में ट्रेन तेजी से आ रही थी। उसी वक्त सभी लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रेन आ रहा है। देर ना करते हुए प्रमोद पेड़ को एक तरफ से उठाकर पकड़ लिया और ट्रेन उसके नीचे से तेजी से चली गई। ऐसा प्रमोद एक बड़े एक्सीडेंट को होने से ट्रेन को और लोगों को उसके जायंट जेसीबी से बचा लेता है। बांस की बनी मोटर बोट। बिलासपुर गांव झील के किनारे बसा एक बहुत ही प्यारा गांव था। वहां की झील चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। उस झील में मोटर बोट में सैर करने का आनंद ही अलग है। बिलासपुर गांव में सुंदरलाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। सुंदरलाल का एक बेटा था मोनू। वो भी अपने पिता की तरह पैसों का बहुत घमंड करता था। सुंदरलाल मोनू को बड़े महंगे महंगे खिलौने लाकर देता था। एक दिन मोनू ने सुंदरलाल से कहा, पिताजी पिताजी, मुझे भी मोटर बोट चाहिए। हाँ बेटा ज़रूर, मैं तुझे एक अच्छी सी मोटर बोट लाकर दे दूंगा। और सुंदरलाल मोनू को एक मोटर बोट लाकर दे देता है। मोनू अपनी मोटर बोट लेकर झील में जाता है। सभी बच्चे उसकी मोटर बोट देखकर हैरान हो जाते हैं। मोनू की मोटर बोट देखकर करमू मल्लाह का बेटा उसके पास आया और मोनू से कहने लगा, मोनू मोनू, हमें भी अपनी मोटर बोट में बिठाओ ना। अरे नहीं नहीं, दूर हटो, मेरी मोटर बोट को गंदा मत करो। मोनू की यह बात जुगनू को बहुत बुरी लगी और वो रोते रोते घर गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मुझे भी मोटर बोट चाहिए। तभी वहाँ बैठे जुगनू के चाचा बोल पड़े, अरे क्या हुआ जुगनू बेटा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी नाव जो है। नहीं चाचा जी, मुझे नाव नहीं चलानी है, मुझे मोटर बोट ही चाहिए। ये सुनकर जुगनू के चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, करते हैं तेरी मोटर बोट का इंतज़ाम। जुगनू के चाचा का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने जुगनू के लिए एक बांस की मोटर बोट बनाई और उसमें उन्होंने सौर ऊर्जा का इंतजाम किया। जुगनू की मोटर बोट बांस की बनी थी और वो सौर ऊर्जा से चलती थी। जुगनू जब अपनी मोटर बोट लेकर झील में गया तो सभी लोग देखकर हैरान हो गए। ये देखकर मोनू को बहुत गुस्सा आया और उसने जुगनू से कहा, अच्छा जुगनू, तू भी मोटर बोट ले आया, चल एक रेस हो जाए। जुगनू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मोनू और जुगनू की मोटर बोट की रेस होने लगी। जुगनू की मोटर बोट बांस की बनी थी, इसलिए हल्के होने के कारण और सौर ऊर्जा के कारण वो तेजी से आगे निकल गई।
और जुगनू जीत गया। जुगनू की जीत से मोनू को बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन जीतने के बाद जुगनू ने मोनू से कहा, मोनू मेरे दोस्त, मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर मोनू ने जुगनू से हाथ मिलाया और दोनों गले मिले जुगनू, मुझे माफ कर दो। और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जादुई इडली मशीन। चंदनबाड़ी गांव में रामू अपनी माँ बिमला के साथ रहता था। दोनों का एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं था। रामू की माँ बिमला बहुत अच्छी इडली बनाती थी और पास के शहर में जाकर बेच दिया करती थी। इसी से दोनों का गुजर बसर चल रहा था। उनकी इडलियां स्वाद होने के कारण एकदम बिक जाया करती थी। एक दिन रामू की माँ की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार आ गया। बिमला ने इडली बनाने के बाद रामू से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आज शहर जाकर तुम्हें ही इडली बेचनी होगी। हाँ माँ, आप आराम करो, मैं शहर जाकर इडली बेचूंगा। रामू इडलियां लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर जाकर जैसे ही रामू इडली बेचने लगता है, तभी उसे एक बुढ़िया नजर आती है जो सभी दुकानों में जा जाकर खाना मांग रही थी, लेकिन उसे कोई खाना दे नहीं रहा था। तब वो बुढ़िया रामू के पास आई और उसने रामू से कहा, अरे बेटा, बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटा। हाँ हाँ माताजी, ये लीजिए, इडली खाइए। और रामू ने उस बुढ़िया को इडली दी। अब रोज बिमला इडलियां बनाती और रामू उसे शहर ले जाकर बेच देता, लेकिन साथ ही वो उस बुढ़िया को भी खाने को दिया करता था। एक दिन जब रामू शहर जाकर इडलियां बेच रहा था, तभी बहुत तेज तूफान आया और उसकी सारी इडलियां खराब हो गई। तूफान थम जाने के बाद रामू जोर जोर से रोने लगा। नहीं, मेरी सारी इडलियां खराब हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसे रोता देख अचानक वो बुढ़िया वहाँ आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, परेशान हो? रामू ने उसे सारी बात बताई। रामू की बात सुनते ही बुढ़िया ने उसे एक मशीन दी और कहा, लो बेटा, इस यंत्र से जितनी चाहो उतनी इडली निकाल सकते हो। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप जितनी चाहो उतनी इडली तुम्हें देगी। आप कौन हैं? रामू के ऐसा पूछते ही वो बुढ़िया एक देवी में बदल गई और उसने रामू से कहा, मैं स्वर्गलोक की देवी हूँ। धरती पर सबकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। हर कोई पापी निकला, बस तुम ही मन के एकदम साफ निकले, इसीलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए। रामू को आशीर्वाद देकर देवी माँ वहाँ से गायब हो गईं। जादुई इडली मशीन के कारण रामू का इडली का कारोबार काफी चल निकला और उसने शहर में एक बहुत बड़ा होटल खोल लिया। लेकिन उसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इसी सेवा के कारण ही तो उसे जादुई इडली की मशीन मिली थी।